Hello students, how are you all? So today we are starting with the exercise of the third chapter. The first exercise is chapter में 3 exercise है, तो हम exercise 3A आज करने जा रहे हैं. छोटी सी एक्सरसाइज है और इसके सारे क्वेश्चंस हमने जब एक्सप्लेनेशन की थी तो उसमें कवर कर दिए, बट स्टिल वी आर जस्ट गोइंग थ्रू देम ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे आंसर करना है. ठीक है, और आपको पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर और फुल एक्सरसाइज आपको ऐप में मिल जाएगी. और मैं आपको बहुत जल्दी इसके बाद वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी कि इन चैप्टर्स में ना कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इसेंशियल है. सो ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या है कि वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स. इसको हमें डिस्कस करना है कि कैसे. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको पहले ये बताना है कि इन द फ्री स्टेट वाटर अकर्स इन द सॉलिड, लिक्विड एंड द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, मतलब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. यहाँ पे जो 3 स्टेट्स पूछी है ना, बोला नहीं है, बट दे आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. तो सॉलिड स्टेट में आप बता दीजिए कि फ्रेश वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में होता है, दैट इज द सॉलिड स्टेट. लिक्विड स्टेट में जितना भी हम मैक्सिमम पानी देखते हैं हमारी अर्थ पे वो लिक्विड स्टेट में ही है. तो इट इज़ प्रेजेंट इन दी ओशंस, इन स्ट्रीम्स, इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स. सो ये सारा जो पानी है ये लिक्विड स्टेट में है. देन द गैसियस स्टेट, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, दैट इज़ दी गैसियस स्टेट. ठीक है, और वाटर पेपर जो है स्काई में जब कंडेंस होता है तो बादल बन जाते हैं. इट फॉर्म्स द क्लाउड्स एंड मिस्ट एंड फॉग जो विंटर्स में होता है. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन इट्स गैसियस फॉर्म. ओके, सो this was the first one. Next is, why is water considered a compound? So this is a very simple one. कंपाउंड क्या होता है? जो कि एक या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है. एक या एक से ज़्यादा नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके जो एक कंपाउंड बनता है, और वो जो एलिमेंट्स हैं दे आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो. तो वो कंपाउंड हो गया हमारा. तो वाटर कंपाउंड है because it is made up of 2 elements, hydrogen and oxygen, combined in the ratio 1:8 by mass. इनका जो मास का रेशियो है कॉम्बिनेशन का 1:8 है. मतलब 1 AMU H हाइड्रोजन है तो वो 8 AMU ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा. तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. तो ये देखो, H2O 2 into 1 is to 16 into 1, मतलब अल्टीमेटली 1:8 का रेशियो आ जाता है. कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. जो वाटर है उसके जो कंपोनेंट्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई इट इज अ कंपाउंड. ठीक है, अगर हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर लेते तो वो क्या होता? कंपाउंड नहीं होता, इट वुड हैव बीन अ मिक्सचर. लेकिन हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई इट इज अ कंपाउंड. इट कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय सम केमिकल मीन्स और बाय इलेक्ट्रोलिसिस. नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया भी था ये कि ऐसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी आता है. Why does temperature in Mumbai and Chennai not fall as low as it does in Delhi? मुंबई और चेन्नई में टेम्परेचर उतना कम क्यों नहीं होता जितना कि दिल्ली में? सर्दियों की बात हो रही है. दिल्ली में टेम्परेचर बहुत लो जाता है, 0 डिग्री भी जाता है, 2 डिग्री भी जाता है, 3 डिग्री भी जाता है विंटर्स में, लेकिन मुंबई और चेन्नई में नहीं होता है. गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. अभी पहले तो कह रहे हैं कि मुंबई और चेन्नई का क्या रीज़न है. मुंबई और चेन्नई देखो दिल्ली से कैसे डिफरेंट है. आप अपना पहले सोच के देखो कि मुंबई और चेन्नई दोनों जो है वो कोस्टल सिटीज हैं. दे आर लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट. तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है वो इफेक्ट में आएंगे. तो the temperature in Mumbai and Chennai do not fall as low as in Delhi because these cities are situated in the coastal areas. Due to the high specific heat capacity, the presence of a large amount of water is able to modify that climate. वो जो उनके आसपास का क्लाइमेट है उसको सर्दियों में वो गर्म कर देता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट यहाँ पे वो कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला जो फीचर है, इट कम्स इन टू प्ले हियर. So it makes them warmer in winter and cooler in summer. So the temperature does not fall as low as it does in Delhi. Next is कि हमारी वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है. अगर आपको हाई फीवर है तो आप बार बार पानी पीते रहो. आप जितना पानी पियोगे उतना आप ज़्यादा आपको यूरिनेशन होगा, तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर धीरा कम होता जाएगा, इट विल फॉल डाउन.
और आपने ये भी देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा फीवर होता है तो हम कोल्ड स्पॉन्ज रखते हैं अपने जो फोरहेड है माथे पे, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जाती हैं या आइस पैक रखा जाता है ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, क्योंकि इवेपोरेशन के थ्रू हमारी बॉडी की हीट निकल जाती है. तो our body is almost 65% of water and it has the property of specific heat. Due to high specific heat capacity, the presence of a large amount of water is able to modify the climate of the body and control the temperature of our body, which is warm in winter and cooler in summer. तो पानी जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मॉड्यूलेट करता है. और इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो स्वेटिंग होती है वो भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. कमेंट. तो इस पे जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए कमेंट, तो इसका मतलब आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है आपको उस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करके उसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है. ठीक है, जब आपसे कमेंट पूछा जाए तो आपको ये बताना होता है. तो अब देखो क्या है इसका आंसर कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इस दुनिया के जितने भी सब्सटेंसेज है सबको डिजॉल्व कर लेता है. इट कैन डिजॉल्व सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. व्हेन अ सॉलिड डिजॉल्व्स इन वाटर, सॉलिड जो होता है वो सोल्यूट बन जाता है, वाटर सॉल्वेंट बन जाता है, और लिक्विड जो है हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन बन जाता है. तो वाटर हर सब्सटेंस को डिजॉल्व कर लेता है, और वो क्यों कर लेता है ये मैंने आपको बताया था. यहाँ पे वो भी आप मेंशन करिएगा. बिकॉज इट हैज़ अ हाई, क्या होता है हाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है. नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज द वायलेंस एसोसिएटेड विद टोरेंशियल रेन. टोरेंशियल रेन के साथ जो एकदम बहुत ज़्यादा ज़ोर से आंधी तूफान आता है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सडन रिलीज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. वाटर के अंदर जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होती है वो एकदम रिलीज होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. एंड वी सी दैट एज अ लॉट ऑफ साउंड. एंड बहुत ज़ोर का जो बारिश आती है, एकदम टोरेंशियल रेन्स जो होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है. वो इतनी तेज़ होती है कि अगर आप उसमें हो तो इवन योर स्किन गेट इंजर्ड. इतना ज़्यादा उस वाटर में फोर्स होती है. Okay, which property of water enables it to modify the climate? ये तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वाटर की वो मॉडिफाई, क्लाइमेट को मॉडिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर की वो प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी वजह से वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है, और वो क्लाइमेट को मॉडिफाई कर लेता है. डेंसिटी ऑफ वाटर वेरीज विद टेम्परेचर. व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. अब यहाँ पे आगे डेंसिटी कैसे वेरी करती है आपको ध्यान होगा, जो हमने अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पढ़ा था उसकी बात हो रही है कि डेंसिटी मैक्सिमम कितनी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे. उससे कम जब टेम्परेचर होता है तो डेंसिटी कम होती जाती है. तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है कि जो मरीन लाइफ है, वाटर बॉडीज़ में जो लिविंग बींग्स हैं, फिशेस हैं या जो भी एक्वेटिक लाइफ है, वो ऊपर फ्रोज़न लेयर होने के बाद भी नीचे सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर उसको थोड़ा सा सूटेबल लगता है एंड इट कैन सर्वाइव देयर. सो in the colder regions of the world, because even when water freezes on the top, it is liquid below the ice layer, so the density of water, because the density of water is greater than that of the ice. Okay, last is 6th question का third point है, what is the effect of impurities present in the water on the melting point and boiling point of water. ये कह रहे हैं कि अगर वाटर के अंदर impurities हम मिला दें तो उसके boiling point और melting point पे क्या असर होता है, what is the effect. Again I am telling you here, by the impurities वर्ड यहाँ पे यूज करें. impurities does not mean कि उसमें the water has mud or sand or stones etc. By impurities we mean that water has some other compounds dissolved in it. That means it is not pure H2O, it has got some other compounds dissolved in it which may be useful for us. Okay, so here by impurities we do not mean that these compounds are harmful for us. They may be, but they might not be. So both ways it is true. So इसका आंसर हमें पता है कि boiling point of water जो है जब उसमें impurities मिलाते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा increase हो जाता है, और freezing point of water decrease हो जाता है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है. मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा था, ओनली वन चाइल्ड हैड आंसर्ड कि हम जो हमारी कुल्फ़ी वाले होते हैं वो सॉल्ट मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर क्यों यूज़ करते हैं, बर्फ़ के साथ सॉल्ट मिला के रखते हैं, आइस प्लस सॉल्ट का मिक्सचर यूज़ करते हैं
ताकि वो क्यों यूज़ करते हैं वो मैंने आपसे पूछा था, तो उसका ये आंसर है कि द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डिक्रीज्ड ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो सॉल्ट की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट उसका और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और वो बर्फ़ बहुत देर तक मेल्ट नहीं होती है। ठीक है, दैट इज़ उनकी आइसक्रीम जो है वो भी मेल्ट नहीं होती है। नेक्स्ट इज हाउ डू फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव व्हेन द पॉन्ड गेट्स कवर्ड विथ थिक आइस। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का एज इट इज़ है, ये एग्जाम में भी आता है कई बार। तो ये कह रहे हैं कि जब ऊपर आपकी आइस की लेयर है यहाँ पे, फिर भी नीचे एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर जाते हैं। वही है अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जो हमारे वाटर की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि जब उसको हम ठंडा करते हैं तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। तो इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग एंड कंटिन्यूज टू डू सो टिल द टेम्परेचर रीचेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो एक्सपैंड होता जाता है, एट विच इट फ्रीजेस इनटू आइस। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ है वो नीचे पानी में सर्वाइव कर जाते हैं, ऊपर बर्फ की लेयर बन जाती है। ठीक है, कि ऊपर बर्फ बन गया, नीचे पानी है, तो मरीन लाइफ हमारी सर्वाइव कर जाती है। ये वाला डायग्राम भी कर लीजिएगा, जब आपको ये क्वेश्चन आए तो सिंपल सा डायग्राम है, इसको बना दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ विच इट इज फॉर्म्ड। डिस्कस। ये तो ये जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कंपाउंड है वो उन एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट इज व्हाई दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि कैसे हैं, ये हम बता रहे हैं। हमने नेचर, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी 3 कैरेक्टरिस्टिक ले लिए और उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट करके बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर को देखते हैं। नेचर में देखो, वाटर इज अ क्लियर, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड, वेयर एज द एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दे आर ऑल्सो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन पॉइजनस गैसेस। वाटर भी नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन वाटर लिक्विड है, ये सारी चीज़ें गैसेस हैं, मतलब सारी चीज़ें नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं। नाउ सॉल्युबिलिटी। अब वाटर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है, इट कैन डिजॉल्व सो मेनी सब्सटेंसेस इन दिस यूनिवर्स एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, एंड दे आर इन टर्न स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। डेंसिटी, प्योर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है ये डिफर करती है। ऑक्सीजन जो है वो हवा से थोड़ी भारी होती है, हेवियर देन एयर, एंड हाइड्रोजन जो है सारी गैसेस में सबसे ज़्यादा हल्की होती है, लाइटेस्ट ऑफ ऑल द गैसेस। तो डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट इज हाउ इज aquatic life benefited by the fact that water has maximum density at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वही चीज़ इन्होंने घुमा फिरा के दोबारा से पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो एक्वेटिक लाइफ का इसको क्या फ़ायदा है। तो अगेन इसका ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और इसका एक्वेटिक लाइफ को फ़ायदा क्या है कि जब वाटर बॉडी कोई भी सरफेस से फ्रीज हो जाती है, तब भी जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मरीन लाइफ है या एक्वेटिक लाइफ है, वो नीचे वाटर में सर्वाइव कर सकती है। उसके लिए पानी फ्रोजन नहीं होगा, वो अपना मूवमेंट कर सकते हैं, दे कैन कैरी ऑन विद देयर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेनिफिट है। Okay, next is what are the observations and conclusions when tap water is boiled and evaporated। हमने टैप वाटर को बॉयल किया, evaporate किया, तो हमें क्या दिखता है, वो आपने एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो याद है, वॉच क्लास पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपको मिली थी, तो वही चीज़ है आपसे। तो वो कह रहे हैं कि आपको क्या ऑब्जर्व किया आपने, उसमें से क्या कंक्लूजन निकाला। तो जब हमने टैप वाटर को बॉयल किया और evaporate किया, तो ऑब्जर्वेशन क्या थी। देखो, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना, ये आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में पूछा जाएगा। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपको क्या दिखा, आपने जब कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो व्हाट कैन यू सी। ऑब्जर्वेशन में आप वो चीज़ लिखेंगे व्हाट एवर यू कैन सी,
है ना, जो आपको अपनी आँखों से दिख रहा है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे आप केमिस्ट्री में आगे भी हमें ये चीज़ पढ़ेंगे तो ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि आपको वो जो भी आप चीज़ हीट कर रहे हो, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसमें क्या कलर चेंज हुआ, किस कलर की गैस इवेपोरेट हुई है, क्या कोई प्रेसिपिटेट बना है, या जो भी फिजिकल चेंज, जो कलर चेंज या जो स्टेट में जो चेंज हो रहा है जो आपको विजिबल है, वो आप ऑब्जर्वेशन में मेंशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हो गई जो कि आपको दिख रहा है, और कंक्लूजन वो हो गया कि उस देखने के हिसाब से वट एवर यू हैव सीन, वट एवर यू हैव ऑब्जर्व्ड, उसके बेसिस पे आपने अपना क्या रिजल्ट निकला है, व्हाट इज योर कंक्लूजन कि यहाँ पे ये सारा क्या हुआ है, दैट इज योर कंक्लूजन। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट वट एवर दे आर आस्किंग। सो ऑब्जर्वेशन में दे आर सेइंग कि जब हमने वाटर को हीट किया तो हमने वॉच ग्लास में, तो हमने क्या देखा था कि बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनी थी, है ना। क्या थी? ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कैसे बनी थी? एक रिंग बनी थी, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, ऐसे बहुत सारी, है ना, सर्कल्स एक के अंदर एक बने थे जिनको हम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बोलते हैं। तो ये बनी थी, और इसका कंक्लूजन क्या है, आपने इसमें से क्या रिजल्ट निकाला कि ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स देख के कि ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स थी, ये पानी तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन जो उसमें जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स थे, जो सॉल्ट्स थे, जो इम्प्योरिटीज थी, वो वहीं पे रह गई। तो दे हैव फॉर्म दिस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो दैट इज वाई ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर। अच्छा, इसमें मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अब आप ये बता सकते हो मुझे कि ये जब हमने जो वॉच ग्लास लिया, इसमें वाटर इवेपोरेट हुआ, तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स क्यों बनी? सिंपली आपको जो मिनरल्स होते हैं वो कैसी भी फॉर्म में मिल सकते थे, वाई डिड इट फॉर्म कॉन्सेंट्रिक रिंग्स? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये बताइएगा मुझे, और जो बच्चा बताएगा मैं उसका नेक्स्ट हमारे जो वीडियो होगा उसमें आई विल बी डिस्कसिंग दैट चाइल्ड, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर। पानी में डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हमें क्या बेनिफिट देते हैं भाई? एक तो वो हमें टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, पानी का टेस्ट फ्लैट नहीं लगता, वी इंजॉय ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा, उनमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, दोनों की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सूटेबिलिटी ऑफ CO2 एंड O2 इन वाटर। CO2 और O2 पानी में क्यों होते हैं? एक तो दे एड टेस्ट टू वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। दूसरा, CO2 जो है वो अगर पानी में डिजॉल्व है तो एक्वेटिक प्लांट्स को हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस करने में, और ऑक्सीजन जो है वो उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। आप दोनों का लिख सकते हो कि CO2 जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स को किस में हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और जो O2 है वो क्या करती है? वो मरीन एनिमल्स को या प्लांट्स को, एक्वेटिक प्लांट्स को रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये दिस ऑल्सो यू कैन ऐड ऑन कि ये दोनों भी हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज एयर डिजॉल्व इन वाटर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी एयर। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बोला था कि आप परसेंटेज में डिफरेंस याद कर लीजिए, और ये वही इन्होंने पूछा है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है नाइट्रोजन से ज़्यादा। तो ऑक्सीजन वाटर में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 30 to 35% होती है, जबकि एयर में सिर्फ 21% होती है, ठीक है। और दैट इज़ वाई दे आर सेइंग दैट एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी एयर। ऐसे नाइट्रोजन में भी, नाइट्रोजन के जो कॉम्पोजिशन है उसमें भी, जो परसेंटेज है उसमें भी डिफरेंस है। नाइट्रोजन एयर में ज़्यादा होती है, वाटर में कम होती है। ऐसे ही CO2 एयर में ज़्यादा होती है, वाटर में ज़्यादा होती है, एयर में कम, ठीक है। CO2 और ऑक्सीजन एयर में कम होते हैं, वाटर में ज़्यादा होते हैं, जबकि नाइट्रोजन एयर में ज़्यादा होती है, वाटर में कम होती है। ये डिफरेंस है। ओके, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। अब आपको एक डायग्राम दे रखा है जहाँ पे क्या दे रखा है कि सॉलिड जो है, सॉलिड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये जो लिक्विड था ये लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन की वजह से दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल गई तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा गैस है, अगर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन उसको मिलती है, या जब वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन लूज करता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा दे रखा है, इसको आप वर्ड्स की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में लिख दीजिए कि व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इट अब्सॉर्ब्स हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड।
जब लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड तो वो उतनी ही हीट को लूज करता है, एंड दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, जितनी हीट यहाँ पे उसने गेन की, सेम अमाउंट ऑफ हीट वो यहाँ पे लूज करता है। सेम विथ लिक्विड एंड गैस, व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस it absorbs heat equal to the latent heat of vaporization, and when a gas changes back into liquid it loses that heat, that is known as the latent heat of condensation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आई बिलीव लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगेन दिस इज द सेम स्टार वाला क्वेश्चन। रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपके टेस्ट में, एग्जाम में ज़रूर आएगा। ये 5-6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 7 रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इसमें से एक आपके हर एग्जाम में, जितने भी आपके टेस्ट होंगे, एग्जाम होंगे स्कूल के या बोर्ड के, एक इसमें से ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहला है बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर टेस्ट फ्लैट। बॉइल्ड या डिस्टिल्ड वाटर फ्लैट उसका टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई भी डिजॉल्व जो मटेरियल होता है वो नहीं होता है, जैसे कि ना मिनरल्स होते हैं, ना एयर होती है, ना CO2 होती है, ना O2 होती है, इसलिए उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। Next is ice at 0 degrees centigrade has greater cooling effect than 0 degree centigrade water। आइस ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू वाटर, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, क्योंकि आइस जो है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू द वाटर हैविंग द सेम टेम्परेचर। मतलब हम अपने हाथ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर रखें या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक आइस क्यूब रखें, तो हमारे हाथ से जो आइस क्यूब है वो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हमें कूलिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो भी चीज़ हमारे हाथ के सरफेस पे आती है ना, वो हमारे बॉडी की हीट, उस एरिया की हीट को ले लेती है, अपने अंदर ले लेती है। दैट इज़ वाई हमें ठंडा फील होता है। यही वो प्रिंसिपल है कि हम जब स्वेटिंग होती है तो हम फैन चलाते हैं तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो हमारा जो स्वेट है वो इवेपोरेट होता है, इट टेक्स द हीट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद इट। तो सेम ये भी है कि आइस जो है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो ये आइस का इन्होंने पूछा, आइस और वाटर का, अब ये पूछ रहे हैं वाटर और स्टीम का। ऑपोजिट चीज हो गई कि बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम आर मोर सीवियर देन बर्न्स कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर। सेम थिंग कि बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम आर मोर सीवियर देन बर्न्स कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब कि 2268 ग्राम जूल पर ग्राम हीट इज रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म 1 ग्राम ऑफ वाटर। इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, दैट इज़ वाई जो स्टीम है वो ज़्यादा सीवियर हमें बर्न्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिवर्स एंड लेक्स डू नॉट फ्रीज इजीली, वाई? अब वही है कि ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर, उनको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, इतनी ज़्यादा हीट सराउंडिंग से नहीं मिल पाती है, दैट इज़ वाई दे डू नॉट फ्रीज। पूरी वाटर बॉडी कभी भी पूरी बॉटम तक फ्रोजन नहीं होती, सरफेस पे ही वो फ्रीज होती है। नेक्स्ट इज एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में ज़्यादा है एयर से कंपैरिजन है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है एज कम्पेयर टू एयर। Next is, if distilled water is kept in a sealed bottle for a long time, it leaves etchings on the surface of the glass. Distilled water को अगर हम बंद करके एयर टाइट सील्ड बॉटल में रख दें कुछ दिनों कुछ महीनों के लिए, तब होगा ये। तो क्या होगा कि हमें उस कांच की बॉटल में मार्किंग्स नज़र आएंगी, एचिंग्स नज़र आएंगी, मतलब कि हल्की हल्की लाइंस आपको नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि जो सब्सटेंसेस, मतलब वाटर, उसमें एचिंग्स क्यों नज़र आती है? क्योंकि वो जो कांच है, जो ग्लास है, बॉटल का जो ग्लास है, वो थोड़ा सा ना डिजॉल्व हो जाता है पानी में। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमें दिखता है कि नहीं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉर्मली हम कांच को ग्लास में रख दें, इट डजंट गेट डिजोल्व, है ना, इट रिमेन्स एज इट इज। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें यूजुअली वो दिखता है कि इट इज़ नॉट, द ग्लास डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, बट एक्चुअली इट डिजोल्व्स इन वाटर इन वेरी 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 माइन्यूट ट्रेसेस। तो इसीलिए हमें वो एचिंग्स नज़र आती हैं जहाँ पे कि वो ग्लास जो है वो डिजोल्व हो गया है पानी के अंदर। ओके,
And the last one is rainwater does not leave behind concentric rings when boiled. Rainwater, वो जो हमारी concentric rings थी watch class में हमने जो boil किया था normal tap water को, तो concentric rings मिली थी. अगर हम rainwater को boil करें तो हमें वो concentric rings नहीं मिलती हैं, क्योंकि उसमें कोई भी dissolved solid नहीं होता है जो कि पीछे रह जाए और उन concentric rings को form करे. So this finishes with the exercise. यहाँ पे हमारी exercise finish हो गई है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा. एंड कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. इसके बाद हम आगे का करेंगे. ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते. इसके आगे हम सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं, उसमें ग्राफ्स हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से करना, और न्यूमेरिकल्स में थोड़े से. ठीक है. सो टिल देन टेक केयर. आप पढ़ते रहिए हमारे साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ऐप को भी सब्सक्राइब करिए. वी आर एडिंग सो मेनी मोर थिंग्स ऑन द ऐप. हम रेगुलराइज कर रहे हैं इसको, टेस्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं. तो चलिए ठीक है. टेक केयर टिल देन. ऑल राइट.